नमस्कार, आप देख रहे हैं NY24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 2 अगस्त 2026, दिन है रविवार। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। गजानन संकष्टी चतुर्थी भी इसे कहते हैं, जो भगवान गणेश की पूजा के लिए खास होती है। अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए, शुभ मुहूर्त की, तो दोपहर के 12:19 से लेकर 1:11 तक का समय जो है वो आपके लिए शुभ रहेगा। राहु काल की अगर बात की जाए तो शाम के 5:36 से लेकर 7:13 तक का समय जो है वो अशुभ माना जाएगा। इस समय आपको नया और कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है। पीएम नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को करेंगे देशव्यापी नशा मुक्त युवा अभियान का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 100 सप्ताह लंबे नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का ये मेगा अभियान युवाओं को नशे की लत से दूर रखकर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ेगा। इस लॉन्चिंग के दौरान देश भर के 10,000 से अधिक केंद्रों पर आईआईटी और विश्वविद्यालयों के 1 करोड़ से ज्यादा युवा एक साथ नशा मुक्ति की ऐतिहासिक शपथ लेंगे। इसके बाद यह अभियान एक जन आंदोलन बनेगा, जिसके तहत हर रविवार को देश भर में युवाओं के लिए खेल, योग और फिटनेस गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। राहुल गांधी और पप्पू यादव समेत 3 सांसदों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। संसद में राम मंदिर दान प्रदर्शन पर बड़ा विवाद हो गया। संसद परिसर में राम मंदिर दान को लेकर विपक्ष के सांकेतिक प्रदर्शन के बाद वाराणसी के कोतवाली थाने में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। शिकायत संत समाज और अन्य लोगों की ओर से दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया कि संसद में किए गए प्रदर्शन स्किट ने सनातन धर्म और धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है। विपक्ष का कहना है कि यह प्रदर्शन कथित दान घोटाले के आरोप में उठाने के लिए था, जबकि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दिया। फिलहाल आरोपों की जांच जारी है। किसी भी पक्ष के दावे की पुष्टि अभी तक नहीं हुई। अगली बड़ी खबर रोहतक से आ रही है, जहां पत्नी की मौत पर बिलक पड़ा खिलाड़ी। आखिरी कॉल में हुई थी मुस्कान से बात। रोहतक के बहु अकबरपुर गांव में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीनू बलहारा की 23 वर्षीय पत्नी मुस्कान ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घटना से करीब 5 मिनट पहले उसने अपनी सास के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद वे कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर परिजनों ने दरवाजा तोड़ा तो मुस्कान पंखे से लटकती मिली। घटना की सूचना मिलते ही मुस्कान के मायके वाले वहां पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी भी हुई। मायके पक्ष ने बेटी की मौत पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दिया। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर स्पेन से आ रही है। स्पेन के सियूटा शहर में अवैध घुसपैठ से संकट बना हुआ है। 67 लोगों की मौत के बाद बड़ा स्पेन मोरको तनाव बढ़ गया है। स्पेन के उत्तर अफ्रीका एनक्लेव स्क्यूटा में मार्को के करीब 60,000 से अधिक अवैध प्रवासियों के प्रवेश के बाद एक बड़ा मानवीय और सुरक्षा संकट पैदा हो गया है। लगभग 84,000 की आबादी वाले इस शहर में अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से प्रशासन पर भारी दबाव पड़ा है। स्पेन सरकार के अनुसार सीमा पार करने की कोशिश करने के कारण डूबने और भगदड़ जैसी घटनाओं में कम से कम जो है 67 लोगों की मौत हो चुकी है। हालत को नियंत्रित करने के लिए स्पेन ने समुद्री सीमा पर अस्थायी बैरिकेडिंग शुरू कर दी है और मोरक्को के साथ मिलकर बड़ी संख्या में प्रवासियों को वापस भेजा जा रहा है। इस घटना ने यूरोप में अवैध प्रवासन और सीमा सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। अब बात करते हैं सीजीपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की। अभिजीत दीपके की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टरों को घर पर बुलाया गया। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों की टीम उनके छत्रपति संभाजीनगर नगर स्थित आवास पर पहुंची, जहां स्वास्थ्य जांच की गई। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पूरे दिन के आराम करने की सलाह दी है। पार्टी के नेताओं ने बताया कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें दिन भर के सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। अब बात करते हैं खेल जगत की। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन, 9वां गोल्ड जीतकर कुल पदक जो है वो 32 कर लिए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अपना 9वां स्वर्ण पदक भी जीत लिया। महिला बॉक्सिंग में जास्मिन ने 57 किलोग्राम और प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम के बाद साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम ने इंग्लैंड की रूबी वाइट को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
वहीं पैरा शॉटपुट की F57 स्पर्धा में सोमन राणा ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष की अगर बात की जाए तो 55 किलोग्राम बॉक्सिंग में जादूमणि सिंह को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के जाई डिक्सन से हार के बाद रजत पदक जो है वो मिला है। इन उपलब्धियों के साथ अगर कुल मेडल्स की बात की जाए तो अब टोटल संख्या जो है वो 32 हो गई है, जिसमें 9 सोने के मेडल शामिल हैं, यानी कि गोल्ड मेडल शामिल है, और भारत पदक तालिका में अब जो है वो छठे स्थान पर पहुंच गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। कंगना विवाद के बीच ट्रेंड हुआ सॉरी ऋतिक। ऋतिक बोले भावनाओं नहीं तथ्यों पर करे भरोसा। कंगना रनौत को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही बहस के बीच सॉरी ऋतिक ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर ऋतिक रोशन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोगों को सोशल मीडिया की भावनाओं के बजाय तथ्यों पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा किसी एक पक्ष का समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरा पक्ष पसंद नहीं है। ऋतिक का ये बयान उनकी और कंगना की 2016 की चर्चित कानूनी लड़ाई के लिए फिर से चर्चा में आने के बाद सामने आया है। अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां 136 भाजपा नेता कार्यकर्ताओं ने पार्टी से क्यों दिया इस्तीफा। राजनांदगांव से सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोगरगढ़ भाजपा मंडल में अंदरूनी कलह के चलते चर्चाएं तेज हो गई हैं। पहले 111 और अब 25 अन्य नेता कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे के बाद कुल संख्या जो है वो 136 के पार हो चुकी है, जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने शहर मंडल अध्यक्ष जसमीत सिंह पर मनमानी, पक्षपात, परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। जिला भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री बलविंदर सिंह विकी और पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष एम तुलसी के नेतृत्व में भेजे गए सामूहिक इस्तीफे के बाद जिले की सियासत जो है वो गर्मे आ गई है। वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी पर विपक्ष के आरोपों को लेकर शाहजाद पूनावाला का तंज, कहा 12 साल में भी तानाशाह नहीं बन पाए। भाजपा प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि 12 साल बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी तानाशाह नहीं बन पाए। उन्होंने कहा कि नीट प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणियों के बावजूद प्रधानमंत्री ने छात्रों को माफ करने की अपील की है, जो उनकी लोकतांत्रिक सोच को दिखाता है। पूनावाला ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इमरजेंसी और विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई का जिक्र किया। उनका यह बयान पीएम नरेंद्र मोदी के छात्रों के प्रति नरम रुख वाले वीडियो संदेश के बाद सामने आया है। अगली बड़ी खबर नेपाल से आ रही है, जहां नेपाल के दिग्गज पर्वतारोही निर्मल पूर्जा का निधन हो गया है। बाढ़ पीक पर चढ़ाई के दौरान हिम स्लाइडिंग के कारण वो शिकार हो गए। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही निर्मल पूर्जा का पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में बाढ़ पीक पर चढ़ाई के दौरान हिमस्खलन में निधन हो गया। हादसा करीब 7000 मीटर की ऊंचाई पर हुआ, जहां उनके साथ कई अन्य पर्वतारोही भी लापता हो गए थे। नेम्सदाई के नाम से प्रसिद्ध पूर्जा ने 2019 में मैच 6 महीने 6 दिन में दुनिया की 8000 मीटर की ऊंची सभी 14 चोटियों को फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उनकी पर्वतारोहण कंपनी ने उनके निधन की पुष्टि की है। बात करते हैं योगी सरकार की। योगी सरकार की गो संरक्षण नीति से बड़े रोजगार के अवसर, गो आधारित उद्योगों को मिला नया विस्तार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की गो संरक्षण नीति से गो सेवा को रोजगार उद्यमिता का नया आधार मिला है। देसी गायों पर आधारित पंचगवन जैविक आयुर्वेदिक उत्पादों की बढ़ती मांग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। कई उद्यमी और संस्थाएं गो आधारित उद्योगों के जरिए करोड़ों का कारोबार कर रही हैं और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दे रही हैं। सरकार का लक्ष्य गो संरक्षण को सब रोजगार, जैविक खेती, ग्रामीण विकास से जोड़कर नए आर्थिक अवसर पैदा करना है। अगली बड़ी और अहम खबर की तरह, हर घर तिरंगा को जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य रखा गया। यूपी के 5 करोड़ घरों पर फहराया जाएगा तिरंगा, सीएम योगी ने कहा। लखनऊ में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी की समीक्षा करते हुए इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य तय किया गया है। सभी सरकारी, शैक्षणिक, व्यावसायिक व सामाजिक संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के निर्देश दिए गए। साथ ही 14 और 15 अगस्त को सभी सिनेमा हॉलों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का प्रसारण, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान, तिरंगा रैलियां, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम व 14 अगस्त को विभाजन समीक्षा स्मृति दिवस पर विशेष आयोजन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब बात करते हैं टेक न्यूज की। तो टेस्ला की कार जो है अब हिंदी में करेगी बात। ग्रोक एआई अपडेट हुआ लॉन्च। टेस्ला ने अपनी इलेक्ट्रिकल कार मॉडल वाई के लिए नया ओवर द ईयर
सॉफ्टवेयर अपडेट जारी कर दिया, जिसमें ग्रोक एआई असिस्टेंट का सपोर्ट दिया गया है। इस अपडेट के बाद जो चालक है वो हे ग्रोक कहकर या फिर वॉइस बटन दबाकर कार से हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसी सभी भारतीय भाषाओं में बातचीत कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस एआई फीचर के लिए ग्राहकों से कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा यूजर्स जो है एआई की आवाज, भाषा, बोलने का अंदाज भी अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। टेस्ला ने भारत में मॉडल वाई की टेस्ट ड्राइव भी शुरू कर दी है, जिससे ग्राहक इस नई तकनीक का अनुभव ले सकेंगे। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां आकाश आनंद को लेकर मायावती का बड़ा संदेश सामने आया। अब भी सभी बड़े फैसले खुद लेगी बसपा सुप्रीमो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती ने स्पष्ट किया कि पार्टी के सभी बड़े फैसले, उम्मीदवारों का चयन, टिकट वितरण वही करेंगी। उन्होंने आकाश आनंद की भूमिका को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि उनका पार्टी के लिए अहम फैसलों में कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले भी मायावती कई बार आकाश आनंद की जिम्मेवारियों और राजनीतिक भूमिकाओं में बदलाव कर चुकी हैं। इससे एक बार फिर से बसपा में नेतृत्व पूरी तरह मायावती के हाथ में होने का संदेश मिला है। अगली बड़ी खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से। हमारा सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का बड़ा बयान सामने आया। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में आयोजित पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट 2026 में स्वीकार किया कि देश का मौजूदा प्रशासनिक और आर्थिक सिस्टम पूरी तरह विफल हो चुका है। उन्होंने कहा कि हालत सुधारने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक साथ बैठकर नए प्रांतों और प्रशासनिक इकाइयों के गठन समेत बड़े सुधारों पर सहमति बनानी होगी। नकवी ने यह भी माना कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। सरकार हर साल कर्ज लेकर बजट चला रही है, लेकिन तत्कालीन समस्याएं सुलझने से देश की बुनियादी चुनौतियां खत्म नहीं होंगी। उन्होंने युवाओं के लिए मेरिट आधारित रोजगार और बेहतर शासन व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया। वहीं बात करते हैं सुबेदु जंतर मंतर प्रोटेस्ट की, तो जेम ऑपरेटिव की साजिश के खुलासे से हड़कंप मच गया। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने जैश ए मोहम्मद यानी कि जेम के संदिग्ध ऑपरेटिव हामिम मंडल को गिरफ्तार करके बड़ा खुलासा किया। जांच में सामने आया कि आरोपी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के संपर्क में था। उसे शुबेदु अधिकारी की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन में पुलिस की वर्दी पहनकर घुसपैठ कर हिंसा फैलाने की जिम्मेवारी दी गई थी। एसटीएफ के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया और एप्स के जरिए हैंडलर से जुड़ा था। मामले में झारखंड से अर्पिता सरकार नाम की महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। इस पर हनी ट्रैप नेटवर्क के जरिए संवेदनशील जानकारियां जुटाने का आरोप है। जांच एजेंसियां पूरी आतंकी नेटवर्क और उसके अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की गहन पड़ताल भी कर रही है। अब बात करते हैं मिडल ईस्ट की, तो मिडल ईस्ट खाली करो ऐसा कहा गया। यूएस का नागरिकों को बड़ा अलर्ट, कहा ईरान में कुछ बड़ा होगा। मध्यपूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने जॉर्डन, इजराइल, इराक में मौजूद अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिकी दूतावास ने लोगों को हालत बिगड़ने की स्थिति में तुरंत क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार रहने, उड़ानों की जानकारी पर नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। यरूशलेम स्थित अमेरिकी दूतावास ने ईरान के अप्रत्याशित व्यवहार का हवाला देते हुए संभावित खतरे की चेतावनी दी है। वहीं मिस्र के एक बंदरगाह पर अमेरिकी समावित वाले गैस पोत पर ड्रोन हमले और ईरान की अमेरिका को दी गई चेतावनी के बाद क्षेत्र में बड़े सैन्य टकराव की आशंकाएं भी तेज होती नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं मशहूर गायक कुमार सानू की। 35 साल बाद कुमार सानू ने प्रेमानंद महाराज के सामने गाया जब कोई बात बिगड़ जाए सॉन्ग, तो वीडियो वायरल हो गया। बॉलीवुड के मशहूर गायक कुमार सानू का वृंदावन स्थित प्रेमानंद महाराज के आश्रम में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुमार सानू महाराज के सामने अपनी सदाबहार फिल्म जुर्म 1990 का सुपरहिट गीत जब कोई बात बिगड़ जाए गाते नजर आ रहे हैं। गीत सुनने के बाद उन्होंने महाराज से आशीर्वाद लिया, कहा कि वे आगे भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने काम का जारी रखना चाहते हैं। 35 साल के बाद भी ये गीत श्रोताओं के बीच बेहद लोकप्रिय है और आज भी हिंदी सिनेमा में सबसे पसंदीदा रोमांटिक गीतों में गिना जाता है। अगली बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां तेज प्रताप को देखकर सम्राट चौधरी ने छोड़ दी वीआईपी कुर्सी, पीछे जाकर बैठ गए। पटना के बाबू सभागार में आयोजित मेरे राम नाट्य मंचन के दौरान एक दिलचस्प राजनीतिक तस्वीर देखने को मिली है। कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीआईपी सीट छोड़कर दर्शक दीर्घा में पीछे बैठना पसंद किया, जबकि तेज प्रताप यादव सबसे आगे की पंक्ति में बैठे रहे। इस घटना के बाद सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि उन्हें देखकर ही मुख्यमंत्री पीछे जाकर बैठे। हालांकि सम्राट चौधरी की ओर से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री कुछ ही देर बाद कार्यक्रम में रहे, फिर सभागार से रवाना हो गए।
अब बात करते हैं नीट यूजी काउंसलिंग 2026 की। तो उसका शेड्यूल जारी हो चुका है। 5 अगस्त से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट यूजी काउंसलेशन 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया। पहले राउंड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से शुरू होंगे। 12 अगस्त तक आप एप्लीकेशन दे सकेंगे, जबकि सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो है वो 17 अगस्त को जारी होगा। ये काउंसलिंग 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग सीटों पर दाखिले के लिए आयोजित की जाएगी। योग्य उम्मीदवार mcc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं राज्य कोटा की सीटों के लिए अभ्यर्थियों को संबंधित राज्य की काउंसलिंग वेबसाइट पर अलग से आवेदन करना होगा। बात करते हैं वेदर अपडेट की। तो भारत के मौसम की अगर बात की जाए तो 2 अगस्त 2026 को देश के कई राज्यों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया। आज 2 अगस्त 2026 को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय मानसून के कारण भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए तेज हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि दिल्ली एनसीआर में दोपहर बाद गरज चमक के साथ मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अतिरिक्त बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में वज्रपाती बिजली गिरने की चेतावनी है। गुजरात, मध्य भारत के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ गुजरात और केरल में बारिश का कहर जारी है। सूरत में 24 घंटे में 24 इंच की बारिश दर्ज की गई। 18 राज्यों में मौसम का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। गुजरात के सूरत में 24 घंटे के भीतर 24 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालत बन गए। केरल के इडुक्कू और कोट्टायम में लैंडस्लाइडिंग की अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हुई है। खराब मौसम के कारण जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है और जम्मू से अमरनाथ यात्रा जो है वो स्थगित कर दी गई है, जबकि उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा भी एहतियातन रोक दी गई है। मौसम विभाग ने गुजरात और केरल के कई जिलों में रेड अलर्ट, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश समेत 18 राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। अजीत डोभाल को एनएसए क्यों बनाया? अमित शाह ने बताया पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले का कारण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में उनकी राजनीतिक सोच और सुरक्षा विशेषज्ञता को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए नियुक्त किया है। शाह ने कहा कि डोभाल के नेतृत्व में देश की सुरक्षा और विदेश नीति अधिक मजबूत और निवारक बनी है। उन्होंने ये भी बताया कि गुजरात में बम धमाकों की जांच के दौरान डोभाल के सुझावों ने कई मामलों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं एयर इंडिया की। तो जयपुर दिल्ली रूट पर एयर इंडिया की नई फ्लाइट्स शुरू हो रही है। एयर इंडिया ने जयपुर दिल्ली रूट पर नई फ्लाइट्स सेवा शुरू कर दी है, जिससे यात्रियों को अब दोपहर में भी उड़ान का विकल्प मिलेगा। नई फ्लाइट एयर इंडिया AI 429 सुबह 11:20 से दिल्ली से जयपुर पहुंचेगी, जबकि A1430 दोपहर को 12 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होगी। इन नई सेवा से कारोबारियों, सरकारी अधिकारियों और एक ही दिन में यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। एयर इंडिया का कहना है कि इस पहल से दोनों शहरों के बीच में एयर कनेक्टिविटी और मजबूत होगी और यात्रियों को पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक उड़ानों का विकल्प मिलेगा। अब बात करते हैं मार्केट की। तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, 375 रुपए तक की कटौती की गई। सरकार ने अगस्त की शुरुआत में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती करके कारोबारियों को राहत दी है। नई दरों के तहत 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर 346 रुपए से लेकर 375 रुपए प्रति रिफल तक की कमी की गई है। इस फैसले का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैटरिंग, व्यवसाय, चाय नाश्ते की दुकानें और छोटे कारोबारियों को मिलेगा, क्योंकि उनकी परिचालन लागत कम होगी। इससे पहले 1 जुलाई को भी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 6 रुपए की मामूली कटौती की गई थी। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां लखनऊ में रामप्रिया शरण जिलाध्यक्ष रमेश बने मंत्री। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया है। मेथाडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित आम सभा में रामप्रिया शरण सिंह को जिलाध्यक्ष और रमेश कुमार मिश्रा को जिला मंत्री चुना गया। वहीं सुनील कुमार द्विवेदी को जिला कार्यकारी अध्यक्ष, उदयभान सिंह को कोषाध्यक्ष, ममता निशान को आय व्यय निरीक्षक की जिम्मेवारी सौंपी गई है। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर तिवारी को संरक्षण मनोनीत किया गया है और नई कार्यकारिणियों में 3 महिला उपाध्यक्ष समेत कई अन्य पदों पर प्रधानाचार्यों का चयन भी किया गया। इसी बीच अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बीपीएससी परीक्षा फर्जीवाड़े में बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। बायोमेट्रिक सुपरवाइजर के जरिए भेजे गए थे उत्तर। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी की
हवलदार परीक्षण भर्ती परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई की जांच में सामने आया कि परीक्षा खत्म होने से करीब 40 मिनट पहले ही अभ्यर्थियों यानी कि कैंडिडेट्स के मोबाइल पर उत्तर भेज दिए गए थे। इस मामले में एक बायोमेट्रिक सुपरवाइजर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में मोबाइल फोन से परीक्षा से जुड़े दस्तावेज, उत्तर पत्र बरामद किए गए, जबकि वैशाली के 13 अन्य कैंडिडेट भी एजेंसी की रडार पर है। ईओयू का कहना है कि पूरे पेपर लीक नेटवर्क और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस भुइया ने कॉलेजियम सिस्टम पर उठाए सवाल, कहा लोगों को चीटियों कहने वाले बन जाते हैं जज। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस उज्जवल भुइया ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कॉलेजियम सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नियुक्ति और पदोन्नति के कारण सार्वजनिक नहीं करने के योग्य न्यायाधीशों का नुकसान होता है, जबकि अयोग्य लोग भी न्यायपालिका में जगह बना सकते हैं। जस्टिस भुइया ने कहा कि ऐसे लोगों का चयन भी हो सकता है जो बाद में संविधान के मूल्यों के खिलाफ विवादित टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और कारणों का सार्वजनिक करने की जरूरत पर जोर दिया, जबकि इस मुद्दे पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली को लेकर बहस हो चुकी है। अब बात करते हैं सीएम विजय की। तो सीएम विजय का कावेरी अभियान क्यों बिगड़ा, इसके बारे में अब इस बुलेटिन में पता चलेगा। 30 साल पुराना जल विवाद फिर बना टकराव की वजह। कावेरी जल विवाद को सुलझाने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की बेंगलुरु यात्रा फिलहाल टल गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बढ़ते विरोध प्रदर्शनों, तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए विजय से दौरा स्थगित करने का अनुरोध किया है। दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारे और मेकेदातु परियोजनाओं को लेकर 3 दशक से विवाद जारी है। तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध कर रहा है, जबकि कर्नाटक सूखे और जल संकट का हवाला देकर इसे जरूरी बता रहा है। मौजूदा हालात में दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और समाधान की कोशिशों को फिर से झटका लगा है। अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां राजस्थान शिक्षक भर्ती पेपर लीक केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य दलाल सुरेश कासनिया को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और कथित दलाल सुरेश कासनिया को गिरफ्तार कर लिया। जांच के अनुसार वह अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कैंडिडेट्स को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाने, परीक्षा पास करवाने का झांसा देकर लाखों रुपए की अवैध वसूली करता था। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि सुरेश कासनिया ने पूरे नेटवर्क में मिडलमैन की भूमिका निभा रहा था। उम्मीदवारों से संपर्क कर सौदे और पैसों के लेन देन का जिम्मा संभालता था। पुलिस अब इन सब मामलों से जुड़े अन्य आरोपियों और वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।